तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लफी, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 9 चैप्टर जिसका नाम है जल संसाधन। इससे पहले 8 चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप सभी नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो है सीधे सीधे इस किताब में से क्वेश्चन आ जाते हैं। आप सभी को कई बार मैं बोल चुका हूँ। इस चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, आपके बीपीएससी एग्जाम में। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग आया हुआ था कि कौन सा राज्य है जहाँ पर अनिवार्य रूप से मतलब जल संचयन करने के लिए कह दिया गया है, यहाँ पर अनिवार्य रूप से लागू किया गया। तो तमिलनाडु जो आंसर था ये इसी क्वेश्चन में मिलेगा। और भी 2-3 क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में ही पूछा गया था, जो इस चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन। जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ हर एक चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चन एकदम कंफर्म आया हुआ है। आप लोगों को हर बार मैं बताता हूँ, तो इसको डिटेल्स जब पढ़ा जाएगा तो खुद समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए, शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा जल एक क्या है? चक्रीय संसाधन। जल चक्रीय संसाधन इसलिए है क्योंकि जल जाता है वापस और फिर वापस धरती पर आ जाता है। मतलब वाष्प बन के ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, बादल बन के फिर नीचे आएगा, फिर वापस जाएगा। इसी को जल चक्र बोला जाता है। पूरे धरती पर जल देखेंगे तो मात्र जो है भारत में 4% ही जल मौजूद है विश्व के हिसाब से। लेकिन जनसंख्या जो हम लोग का 17.7 है, 17.5 17% देता है। तो 17.5% के हिसाब से देखा जाए तो एक मनुष्य के लिए 1/4 यानी 1/4 जल ही हमें मिल पाता है। ठीक है, 1/4 जल ही हमें हमारे लिए मौजूद है। हालांकि ये चीज़ें अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो जाती है। जैसे कि अभी देखा जाएगा तो बिहार यूपी में जल की भरपूर मात्रा ठीक है ना। लेकिन अन्य राज्य भारत में ही देखा जाए तो वहाँ पर जल की बहुत ज़्यादा कमी देखने के लिए मिलती है। नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे प्रति व्यक्ति जो जल के हिसाब से देखा जाएगा तो पूरी दुनिया में भारत जो है जल जमा करने में वर्षा जल को 133वें नंबर पे है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 2.5% जो है, ये 2.5% जो पीने योग्य जल है। मात्र पूरी धरती पर 2.5% ही पानी है जो पीने योग्य है। उसमें भी 75% भाग, यानी उसका 75% भाग 2.5% का मान के चलिए ये एरिया हो गया 2.5%। इसका 75% हिस्सा जो है बर्फ़ के रूप में जमा हुआ, और ये मात्र 25% जो हिस्सा है ये जो है पानी के रूप में है, जो हम लोग अपने यूज में इस्तेमाल में पीने के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो वो जो 1% जो एरिया बताया, मत मान के चलिए जो एरिया 1% है, इसका 22% है। इसका थोड़ा सा एरिया यानी इसका 22%, इस 1% का भी 22% जो पानी है वो क्या है? भौम जल के रूप में। भौम जल जब भी वर्ड आ जाएगा तो याद रखिएगा, भौम जल मतलब होता है भूमि के ऊपर मौजूद जल। जैसे नदियों में, झीलों में, तालाबों में, इसमें क्या है? मीठे पानी है, पीने योग्य पानी। पहले के लोग तालाब वगैरह से ही तो पानी भरते थे। पहले के लोग क्या, आज भी कश्मीर में चले जाइए, वहाँ के लोग पानी तालाबों में से ही भर रहे हैं। ठीक है, नहरों का ही पानी भर रहा है। यहाँ नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है कि 96% जो 96.5% जो जल है वो लवणीय जल है, यानी कि खारे पानी का जल है, नमकीन जल है। और अलवणीय यानी मीठे पानी जो है 2.5% मात्र है, जो कि अभी ऊपर देख ले। लेकिन यहाँ देखिएगा एक मिस्टेक हमें दिख रहा है, क्योंकि 96.5 और 2.5% दोनों का ऐड कीजिएगा तो 99% दिख रहा है। 1% यहाँ से गायब दिख रहा है। चूँकि मैं 7th क्लास में पढ़ाया था, ये 9th क्लास में NCERT और SCERT दोनों में सेम टू सेम इसी तरह दिया है, 10th क्लास में भी इसी तरह दिया है। इसीलिए हूबहू ये डाटा यहाँ पर दिया गया है। 1% जल के बारे में यहाँ नहीं बताया गया है। लेकिन जब मैं 7th क्लास का आप लोग या 8th क्लास का पढ़ा रहा था ज्योग्राफी, तो उसमें दिखाया था कि 97.3 पानी है जो ये लवणीय है, यानी खारे पानी है। समुद्रों का जल है 97.30। बाकी जो था, बाकी सारे नदियों में कितना जल है, खारे पानी कितना जल है और मीठे पानी कितना जल, सारे के डाटा दिया हुआ था। तो उसमें था 97.30 और बाकी जो जल था वो 2.7 था। तो टोटल मिला के 100% हो जा रहा था। ठीक है, तो 97.3 भी याद रखिएगा और 96.5 दोनों याद रखिएगा डाटा जो किताब में उसको देख लेंगे। ठीक है, 2050 की रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग अत्यधिक जल के मतलब भारत का बहुत बड़ा भूभाग जो है जल की कमी से प्रभावित होने वाला। यहाँ दिख रहा है कि सिंचित करने के मामले में, यानी कि हम लोग जमीन को जो सिंचित करते हैं जल से, उस मामले में भारत जो है 1 नंबर पे है। यहाँ भारत में जो है 8वें नंबर पे आता है। 1/8 भाग यानी 8वां भाग जो है वो बाढ़ से ग्रसित रहता है और 6ठा भाग जो है वो सूखा से ग्रसित रहता है। ये सभी कारण होता है मानसून के कारण। मानसून क्या होता है भैया? बारिश के कारण। ठीक है, इस साइड में आएंगे तो अटल भूजल योजना में बस इतना ही याद रखना है कि ये जल संरक्षण महत्वाकांक्षी योजना है। तो पूछेगा अटल भूजल योजना क्या है भैया? तो जल संरक्षण करने वाली एक योजना थी एक्चुअली में। ठीक है, भूजल का पुनर्निर्माण करना, इसका मुख्य मतलब उद्देश्य क्या था? तो भूजल यानी भूमि के जो जल है, भूमि के ऊपर जो जल है उसको पुनः भ्रमण करना। पुनः भ्रमण मतलब फिर से उसको भरनन मतलब होता है फिर से वापस उसको वहीं पर पहुँचाना। मतलब धरती के ऊपर जो मौजूद जल है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसको पुनः पूर्ति वापस से करना। ठीक है, पर्याप्त जल का भंडारण करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। अब यहाँ पर देखेंगे तो समवर्ती सूची में आता है जल। समवर्ती सूची में देखेंगे, समवर्ती सूची देखिए 3 तरह का सूची होता है पॉलिटिकल साइंस में। सम सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो होता है उसमें केंद्र सरकार का पावर रहता है और राज्य सूची में राज्य सरकार का पावर रहता है। और जो समवर्ती सूची रहता है, यानी जो भी विषय, जो भी कार्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है उस पर दोनों किसी का पावर रहता है, केंद्र का भी, राज्य का भी। तो जो जल विवाद है इस पे समवर्ती सूची के अंतर्गत जल आता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 246 यानी 246 अनुच्छेद और अनुच्छेद 262 को तो जल विवाद अंतरराज्यीय जल विवाद वाला भी सूची कहा जाता है, या इसको अनुच्छेद कहा जाएगा, आर्टिकल कहा जाएगा। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल याद रख सकते हैं। जल से संबंधित आर्टिकल है ना, भारतीय संविधान में 246 और ना 262 के आर्टिकल में इस जल के बारे में कहा गया। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है ना
262 नंबर जो आर्टिकल है, ये भारतीय संविधान में इस अनुच्छेद को 262 का संबंध अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है। अंतर्राज्यीय जल विवाद मतलब दो राज्य आपस में जल का विवाद करेंगे उससे संबंधित है। एक्चुअली में होता है क्या कि जैसे नदियाँ एक राज्य से दूसरे राज्य से गुजरी है, तो अगर ये पानी रोक लेता है तो इनको प्रॉब्लम हो जाता है, अगर ये पानी छोड़ देता है तो इनको में बाढ़ ज़्यादा आ जाता है। तो ये दोनों का विवाद होता है। इस विवाद को आर्टिकल नंबर 262 में डिनोट किया गया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामला को मतलब जो सुप्रीम कोर्ट आता है वो देखता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर जल के बांटा गया किन के क्षेत्र में, तो भूमिगत जल, धरातलीय जल या पृष्ठीय जल। धरातल के ऊपर जल को बोलते हैं धरातलीय जल। अब भूमिगत मतलब भूमि के अंदर का जल। वायुमंडलीय जल मतलब वायुमंडल में जो नमी होती है, आर्द्रता होता है, उसे वायुमंडलीय जल बोलेंगे। महासागरों जल आप सभी को पता है, महासागर में मौजूद जलों को। तो 4 प्रकार से बांटा गया जलों को, एक एक करके देखेंगे। यहाँ देखेंगे तो धरातलीय जल के बारे में दिया है। धरातलीय जल में देखेंगे तो धरातलीय जल का मुख्य अगर स्रोत होता है कि कहाँ से धरातलीय जल मिलता है, माना धरातल पर जो मौजूद जल है उसका कहाँ से उसकी प्राप्ति होती है, तो मूल स्रोत उसका वर्षण है, बारिश से उसको मिलता है। 20% जो जल होता है बारिश का, मतलब जो भी बारिश हो रहा है, जो भी बारिश होता है उसका 20% फिर वापस भाग जाता है वायुमंडल में, है ना। जो भी जल बारिश हो रहा है उसका 20% क्या होगा, भाग जाएगा वापस, और कुछ जो है रिसाव होकर धरती के भीतर चला जाएगा। यानी कि भूपृष्ठीय जल, धरातल के ऊपर जो भी मौजूद जल है, वो जल जो होता है वो जल का मुख्य स्रोत होता है कि कहाँ से धरातल के ऊपर से पानी मिले। कोई तो जाकर पटाएगा तो नहीं है कि नहीं, कितना पटाएगा पानी को, तो पानी मिलता कहाँ से धरातल के ऊपर का, तो मुख्य रूप से मिलता है बारिश से। और उस बारिश का भी पानी जो होता है जितना आता है ना, उसमें से 20% वापस फिर भाग जाता है वायुमंडल में, और कुछ तो रिसाव करके धरती के नीचे चला जाता है। तो अच्छा है, धरती के नीचे जा रहा था, भौम जल स्तर बना रहेगा, मतलब भूमि के अंदर का लेवल बना रहेगा। अब यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि पृष्ठीय जल का 2/3 भाग जो होता है वो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी धरती पर मौजूद जो जल है, उस धरती पर जो मौजूद जल है उस जल में देखा जाएगा तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा जल छेक के रखा हुआ है। तो भारत में अगर जल देखा जाए कौन छेक के रखा हुआ है, भारत का मौजूद अंतर्गत, भारत का आंतरिक रूप से देखा जाए समुद्रों को छोड़ के, तो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र आप सभी को पहले से पता है कि ये इसके पास ज़्यादा जल है। लेकिन अगर जल को छेक के रखने में, जल को भंडारण करने की क्षमता देखेंगे, जल को जुगा के रखा हुआ है कौन सी नदी, तो ताप्ती नदी याद रखिएगा। तापी जो नर्मदा और तापी नदी मैं बताता हूँ। नर्मदा जो है ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से, और तापी जो होता है सतपुड़ा और अजंता के बीच में से निकलती है ये तापी नदी, और दोनों जाके अरब सागर में विलीन होती है, कई बार मैं बता चुका हूँ। तो तापी नदी जो होती है ना, ये 1 नंबर स्थान पे है जल को भंडारण करने में। क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बन सकती है। निम्न में से कौन सी नदियाँ जो है जल भंडारण करने की क्षमता अनुपात की दृष्टि से सबसे अधिक है, तो किसमें भैया, अनुपात की दृष्टि से देखा जाएगा तो सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता जो है वो किसमें है, तापी में। अनुपात की दृष्टि से बात कर रहा है, याद रखिएगा, मतलब कि नदी छोटा लेकिन पूरे पानी को बचा कर रखता है। ठीक है, आगे आएंगे, आगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब होता है भूमि के भीतर जो मौजूद जल होता है उसको भूमिगत जल बोला जाता है। ठीक है, भूमि के नीचे जो विशाल मात्रा में, देख सकते हैं यहाँ लिखा है भूमि के नीचे जो विशाल मात्रा में जल इकट्ठा होता है उसे भूमिगत जल बोलते हैं। ठीक है, अब ये भूमिगत जल भी उसी तरह से जाएगा, बारिशों से जाएगा, किसी भी कारणों से जमीन धरती के नीचे जाएगा। अब यहाँ लिखा है कि भौम जल संसाधन लगभग 46% भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाया जाता है। मतलब भूमि में जो भौम जल है, भूमि के अंदर जो जल मौजूद होता है वो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा रिस के जल जो होता है लगभग 46% जल होता है जो रिस के नीचे जाता है। अब यहाँ लिखा है पुनर्भरणन, यानी कि वापस जो जल आएगा। इस युग में जल संसाधन उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न राज्य है। मतलब पानी को पुनः पूर्ति करने में के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो जल का पुनः भरणन कर रहा है। ठीक है, तो पुनः भरणन में सबसे आगे कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नीचे आएंगे देखेंगे, इस साइड में आएंगे, इस पेज पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है फाल्कन मार्क। ये आप लोग को ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ। ज्योग्राफी में आप लोगों को 10th क्लास में था फाल्कन महोदय के बारे में। ये स्वीडन के विशेषज्ञ थे। ये कह रहे थे कि भाई साहब अगर किसी व्यक्ति को 1000 घन मीटर से भी जल की कमी है, यानी उसको यूज करने के लिए, उस व्यक्ति को यूज करने 1000 घन मीटर से भी जल की कमी है, तो क्या भैया जल संकट में। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होनी चाहिए। अगर नहीं होता है, यानी सामान्यतः 1000 घन मीटर से भी जल की उपलब्धता की कमी है, तो इसका मतलब जल संकट उस एरिया में आ चुका है। 1000 घन मीटर भी आपके लिए अगर जल नहीं है प्रति व्यक्ति के लिए, प्रति एरिया में जितने भी व्यक्ति है उस प्रति व्यक्ति के लिए कम से कम 1000 घन मीटर जल होना चाहिए। उससे कम है तो क्या हो जाएगा, जल संकट की अवधारणा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल संकट निम्न में से किस अनुपात या कितने घन मीटर के बाद माना जा सकता है। तो 1000 घन मीटर से भी कम होगा तो क्या माना जाएगा, जल संकट माना जाएगा। ठीक है, और ये किसने कहा था, तो फाल्कन महोदय ने बोले थे। कहाँ के थे, स्वीडन के थे। बस इतना काफ़ी हम लोग के लिए जानने के लिए। यहाँ देखेंगे तो 21वीं सदी में शहरीकरण औद्योगिकरण का युग रहा। शहरीकरण मतलब धीरे धीरे देखिए पूछता है 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की, मशीनीकरण के युग कब हुआ, तो 18वीं शताब्दी में, और औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण देखा जाएगा तो हो जाएगा 21वीं शताब्दी में। ठीक है, नीचे ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, याद रखिएगा, पूछा हुआ था कि विद्युत में मतलब भारत में जो कुल जल है
कुल जल है उसका विद्युत उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत भाग को जल के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी जल विद्युत संसाधन के रूप में, जल विद्युत संसाधन के रूप में कितने प्रतिशत जल का उपयोग किया जाता है, तो 22%। ठीक है, 22% जो भाग होता है, यानी कि भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जो होता है वो बिजली से प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें जो बिजली मिल रही है, हमारे भारत में जितनी बिजली प्राप्त हो रही है वो बिजली का 22% हिस्सा है। मान के चलिए बिजली प्राप्त हो रहा है टोटल, मान के चलिए 100% जहाँ से प्राप्त हो रहा है उसमें से 22% अगर जो बिजली है वो हमें मिल जाता है जलों से। ठीक है, बाकी भूतापीय ऊर्जा से, परमाणु ऊर्जा से, अनेक ऊर्जाओं से क्या ना जो लगाया जाता है उससे बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली में बिजली उत्पादन करने के लिए चाहिए क्या, बिजली उत्पादन चलने के लिए टरबाइन हम लोगों को किसी तरह नचाना है। वो किसी से भी नचा सकते हैं, चाहे तो गैसों से नचा सकते हैं, चाहे तो जल से नचा सकते हैं। तो जल से बिजली उत्पादन होती है 22%। ठीक है, यहाँ जल पुनर्चक्रण लिखा हुआ, तो पुनर्चक्रण का मतलब समझ आ ही चुका है आप लोग को। ठीक है, इस साइड है, यहाँ देखिए जल भृत मानचित्रण है ना तैयार करने में हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो जल भृत मतलब एक्वीफायर मैपिंग करने में, एक्वीफायर जो होता है वो मैपिंग करने में कौन आगे है सबसे ज़्यादा, तो हरियाणा है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे इसका मतलब क्या है। तो यहाँ देखेंगे जलभृत मानचित्रण का मतलब क्या होता है। जलभृत एक तरह का क्या है, एक चट्टान, एक पारागम में चट्टान है जो कि भूजल धारण करने की क्षमता को रखता है। सिंपली भाषा में सीधा सीधा समझा जाए तो एक्चुअली में ये जो जलभृत चट्टानें हैं ये क्या करते हैं, जल की गुणवत्ता को बताने का कार्य करते हैं कि जल में कितनी शुद्ध है, जल में कितनी शुद्धियाँ कितनी अशुद्धियाँ है, जल पीने योग्य है या नहीं है। तो इस सब चीज़ों में मदद करता है। तो इस हिसाब से अगर मानचित्रण किया जाए तो उस हिसाब में हरियाणा जो है 1 नंबर में है एक्वीफायर मैपिंग में। ठीक है, अब यहाँ लिखा है सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर जल को कैसे बचाया जा सकता है। तो सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर, जैसे कि ड्रिप तंत्र जो होता है ना वो रिसाव, यानी उसमें क्या किया जाता है कि जैसे एक पाइप दौड़ा दिया था और पाइप में छोटे छोटे यहाँ पर ऐसे हर पौधे के जड़ों के पास एक छोटे छोटे पाइप है जिसमें से बूंद बूंद करके पानी निकलती रहती है। तो बूंद बूंद करके पानी द्वारा सिंचाई करना ड्रिप तंत्र कहलाता है, जो कि 8 क्लास के आप लोगों का साइंस में दिया हुआ है। उसको मैं 8 क्लास के साइंस में आप NCERT या SCERT दोनों किताबों में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद से स्प्रिंकलर यानी फुहारे द्वारा भी, फुहारे में आप देखे होंगे कि ऐसे लगा रहता है और यहाँ से एक रहता है नोजल और ऐसे ऐसे इसमें से फुहारा टाइप का निकलता है जिससे पूरे पौधे में क्या होता है पानी पहुंच जाता है। ठीक है, तो इन प्रक्रियाओं से क्या होता है कि जल की बचत की जा सकती है। होता क्या था पहले जमाने में, आप लोग देखे होंगे पंप सेट से पानी लगा दिया, पानी एकदम खेतों में जा रहा है और कुछ खेतों में जा रहा है, कुछ बर्बाद हो रहा है। तो उस तरह जल की बर्बादी ज़्यादा होती थी। उससे जल को बचाने के लिए इन सब उपाय को लगाया गया, ड्रिप तंत्र और स्प्रिंकलर यानी फुहारे वाला विधि। ठीक है, स्प्रिंकलर और ड्रिप तंत्र याद रखिएगा। अब लेजर से भूमि समतल, ठीक है, लेजर से भूमि समतल में लगभग हम लोग को 20 से 30% जो है जल बच जाता है। बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं, है ना। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कैडल टू कैडल प्रमाणन ये कैडल टू कैडल का प्रमाणन किया है। तो इस प्रमाणन के द्वारा क्या होता है कि उद्योग के कामकाज में वाली वातावरण में भी जल का उपभोग को घटाना, मतलब कि बहुत सारे उद्योग धंधों में जल की मात्रा ज़्यादा यूज होती है, उनको कम करना, ताकि मतलब जल पर निर्भरता को धीरे धीरे घटाना, कि ताकि जल की जो बर्बादी हो उसको कम किया जा सके। उसको कैडल टू कैडल प्रमाणन कहा गया। ठीक है, इस साइड में तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ जल के सभी संभव उपयोगों को जल संभर विकास कहते हैं। यानी जल के सभी संभव उपयोगों को क्या बोलेंगे भैया, तो जल संभर मतलब जितना भी संभव हो सके जल का विकास करने में, जल को बचाने में, जल का संरक्षण करने में, इन सभी कार्यक्रमों को या सभी उपयोगों को क्या बोला जाएगा, जल संभर विकास कहा जाएगा। ठीक है, नीचे लिखा है महाराष्ट्र में अहमदाबाद जिले में रालेगंज सिद्धि एक छोटा सा गाँव है। यह पूरे देश में जल संभर विकास का उदाहरण। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है जल संभर का एक जो है उदाहरण है। तो जल संभर का उदाहरण कौन सा भैया, तो महाराष्ट्र का अहमदाबाद जिले का रालेगंज सिद्धि गांव। ठीक है, तो रालेगंज सिद्धि जो है वो जल संभर में सबसे 1 नंबर पे है और ये महाराष्ट्र का अहमदाबाद जिला का। ठीक है, और जल संभर से क्या फ़ायदा होता है, तो देखिए सिंचाई के लिए पानी में मतलब सिंपल जल जो जमा कर रहे हैं एकत्र कर रहे हैं तो बहुत सारे फायदा होगी। जब विविधता वृद्धि होगी, जलक्रांता का जो जलक्रांता होता है यानी पानी जो बर्बाद होती है, ख़राब होती है, वो चीज़ ठीक होने लगेगा, वरना कटाव में कमी आएगी, जीवन का स्तर बना रहेगा। बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आएंगे तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित एक जल संभर विकास परियोजना है। तो क्वेश्चन बोलेगा जल संभर विकास परियोजना निम्न में से कौन सी केंद्र द्वारा चलाई गई, तो हरियाली है। ठीक है, नीरू मीरू मतलब होता है जल और आप, ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, नीरू मीरू। ठीक है, उसके बाद अलवारी संसद देंगे तो अलवर जिला जो राजस्थान का वो चलाया गया था, उसमें चलाया गया था। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो तमिलनाडु के घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। किसी भी इस्पात या निर्माण के बिना जल की संग्रहण की संरचना में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब सिंपली बात है कि यही क्वेश्चन आप लोग
सीधा सीधा आ गया था। और इसका आगे भी इसके बारे में दिखाऊंगा, यही क्वेश्चन को फिर दोबारा दिखेगा, उसमें और डिटेल से लिखा गया है। तो तमिलनाडु में जल संग्रहण संरचना को एकदम आवश्यक बना दिया कि जल संरक्षण करना ही पड़ेगा। जल चक्र आप सभी को पता है, जल को ऊपर जाना फिर वापस आना, जैसे कि ये फोटो में देख सकते हो, जल गया फिर वापस आया, इसी को जल चक्र कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, चाहे तो उस वर्ड को भी देख सकते हैं। ये लिखा है रिसाव। रिसाव मतलब होता है जल घिस घिस कर, रिस कर धरती के नीचे पानी जाता, और ये समुद्रों का, तालाबों का या नदियों का पानी के लेवल को बना कर रखता। और ये वाष्पीकरण होकर ऊपर उठा, ऊपर जाके ये बादल पर, ऊपर जाके सूरज से क्या हुआ, सूरज की गर्मी से वाष्पीकरण ऊपर जाके बादल बन गए, जिनको संग्रहण कहा गया। क्या कहा गया? संग्रहण कहा गया। ठीक है, संग्रहण जो होता है फिर बारिश के रूप में बरसता है, इसको वर्षा कहा जाता है, वर्षण कहा जाता है। ठीक है, और पेड़ पौधे में से जो पत्तियाँ जो पानी को निकालती है उसको वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड में देखेंगे तो यहाँ आपको पश्चिमी भारत और विशेषकर राजस्थान में पीने जल एकत्र करने के लिए छतों का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी ऐसे भी अंदाज़ा बता सकते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी है, तो वहाँ छतों पर भी वर्षा का जल का एकत्र किया जाएगा। बस ये तो सब किसी को पता है। पश्चिम बंगाल में भी याद रखिएगा, जल खेतों की सिंचाई करने के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते हैं खेतों की सिंचाई करने के लिए। और राजस्थान और पश्चिमी भारत वाले क्षेत्रों में, यानी पश्चिम साइड मतलब होता है इस साइड में, पश्चिम साइड का मतलब होता है कि इधर वाले क्षेत्रों में पश्चिम साइड। ठीक है, यानी ये हो गया ना, इस साइड वाला कॉर्नर वाला साइड में पश्चिम वाला। ठीक है, तो पश्चिम वाला साइडों में क्या होगा, वहाँ पर जल एकत्र करने के लिए वर्षा जल का संचयन किया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर जो जिला है, वहाँ पर खादिन जिले में, खादिन में अन्य क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में जोहड़ इसके उदाहरण है। जोहड़ मतलब वर्षा जल को जमा करने का ये जगह, दो जगह है, खादिन और जोहड़, यहाँ पर वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर का दो जगह है। उसके बाद से इसके आर्द्र शुष्क वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर और जल की कमी है, उन क्षेत्रों में भूमिगत जल को भी इकट्ठा किया जाता है। मतलब कि क्वेश्चन पूछेगा कि भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है, यानी कि धरती के भीतर जल को जमा करना क्या कहलाता है? पहली बात तो भूमिगत कहलाता है, भूमिगत टैंक कहलाता है। और इसका स्पेशल नाम है, क्या नाम है? टांका। ठीक है, टांका मतलब भूमिगत जल को एकत्रित करना। अब यहाँ फलौदी, एकमात्र फलौदी, ये एक फलौदी में एक घर है जिसका 6 मीटर गहरा, 4.5 मीटर जो होता है वो लंबा, और लगभग 2.5 मीटर जो है वो चौड़ा। तो 2.5 मीटर मान के चलिए, 2.5 मीटर चौड़ा हो गया, और उसके बाद 4.5 मीटर लंबा हो गया, 4.5 मीटर, और गहराई ज़्यादा हो गया, 6 मीटर गहरा, एक कुआं टाइप का, उसको क्या बोलते हैं? टंका बोलते हैं। ठीक है, कहाँ है? फलौदी में है। ठीक है, राजस्थान में। इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, इस साइड में मेघालय की राजधानी शिलोंग में मेघालय की राजधानी आप लोगों को लगेगा कि वहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होता है मानसीराम चेरापूंजी में, तो वहाँ पानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वहाँ भी वर्षा जल संचयन करने की जरूरत है। वहाँ पीने योग्य पानी की मात्रा कम है, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, इसी वजह से छतों पर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए लगाया गया लगभग 15 से 25% जो होता है वर्षा जल की व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, अब ये कर्नाटक के मैसूर में भी गंडाथुर गाँव के ग्रामीणों ने अपने घर में जल की आवश्यकता को पूरी करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की है। ठीक है, अब इस गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है, तथा इस गांव को वर्षा जल संपन्न गांव कहा जाता है। तब पूछेगा है कि निम्न में से किस क्षेत्र को वर्षा जल संपन्न गांव कहा जा सकता है? तो कर्नाटक के मैसूर जिले में गंडाथुर गाँव। कौन से? गंडाथुर गाँव। ठीक है, तो जो गंडाथुर गांव है ये कर्नाटक गांव है, मैसूर का, कर्नाटक का मैसूर का गांव है, जहां पर पूरा गांव जो है लगभग 200 घर जो है ये जल को संचयन कर रहा है, बारिश के जल को, इसीलिए इसको वर्षा जल संपन्न गांव भी कहा जाता है। क्वेश्चन सिंपल दे दे, वर्षा जल संपन्न गांव निम्न में से कौन सा है? तो गंडाथुर गाँव कहाँ का है? तो कर्नाटक के मैसूर जिले का है। ठीक है, यहाँ आएंगे तो वर्षा जल संग्रहण से क्या फ़ायदा होता है? तो इसमें ये क्या होता है कि यह क्या होता है, फ्लोराइड के साथ साथ नाइट्रोजन जैसे प्रदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता बनाता है। तो वर्षा जल संग्रहण से क्या फ़ायदा हो रहा है? तो फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जो होता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे प्रदूषकों को कम करके भूमि की गुणवत्ता बनाए रखता है, और गुणवत्ता को बढ़ाकर मृदा अपरदन तथा बाढ़ आने से रोकता है। यानी मृदा अपरदन ना हो सके, बाढ़ ना आ सके, इसके लिए जो वर्षा जल जो संरक्षण करने से हम लोग को फ़ायदा होता है। वर्षा जल संरक्षण से क्या फ़ायदा होगा? वर्षा जल संग्रहण करने से भूमि के अंदर का जो जल लेवल बना रहेगा, और उससे फ्लोराइड और जैसे प्रदूषकों की कमी आएगी, और इसको कमी करने से क्या होगा? मिट्टी के उपजाऊपन बना रहेगा। यहाँ देखिए, यही क्वेश्चन जो है सीधे खड़े यहीं से उठा कर पूछ दिया था बीपीएससी में, आप सभी के एग्जामों में सीधे पूछा था। तमिलनाडु के एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पूरे राज्य में प्रत्येक घर पे छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना अनिवार्य कर दिया गया। तो क्वेश्चन सीधे पूछा था कि निम्न से किस राज्य में प्रत्येक घरों में छत वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? यही क्वेश्चन था। तो कहाँ था भैया? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, क्या इसी किताब में से नहीं था? बताइए लो आप लोग, सीधे था कि नहीं था? आज ही आगे
जितना भी चैप्टर पढ़ाता है ना, वो हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर आया रहता है। अब बताइए, हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है तो उस चैप्टर को पढ़ लिया जाएगा, तो फिर दोबारा पूछेगा, फिर दोबारा आएगा, और कन्फर्म है हमको इसी किताब में से आएगा, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो फिर उसको एनालिसिस करके दिखाऊंगा, आप लोगों के सामने दिख जाएगा, इसी में से आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है कि सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में नागरिक के संगठन परमास्थ सूखे खतरे में कम करने की वर्षा जल संचय, मतलब हर जगह में बस वर्षा जल, इस नाम याद रखिएगा ना, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि वर्षा जल वहाँ पर संग्रहण किया जा रहा है, ताकि वर्षा की जो कमी है उसको, जो जल की कमी है उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, इनको जल सहेलिया गाँव भी कहा जाता है, जल सहेलिया गाँव। नीचे आएंगे तो लिखा महाराष्ट्र के अहमदाबाद नगर में हिबड़े बाजार गांव में वर्षा जल संचयन का एकीकृत मॉडल अपनाया गया, जिसमें किसानों को श्रमदान के माध्यम से योगदान किया गया। तो किसानों को श्रमदान, जो महाराष्ट्र का जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले के हिबड़े बाजार गाँव में भी जल संचयन करने का मॉडल चलाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि राजस्थान के एक सूखाग्रस्त जो गांव है लपोड़िया, बारिश का जल एकत्र करने, पीने की खेती के लिए उपलब्ध कराने के लिए, पीने और खेती के उपलब्ध करने के लिए नहरों और नालों की अनूठी प्रणाली को चौका अपनाई है। ठीक है, चौका अपनाई गई है। नीचे जी इस साइड में देखेंगे तो लिखा हुआ प्राकृतिक तालाब जिसे कई क्षेत्र में पोखरी भी कहा जाता है, जैसे हम लोग भी क्षेत्र में इसको पोखरा या पोखरी नहीं तो पोखरा जरूर कहते हैं लोग, तो जो प्राकृतिक तालाब होते हैं उसे हम लोग पोखरा कहते हैं लोग। ठीक है ना, इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाएगा तो बुंदेलखंड का है, उसका क्या है तो टीकमगढ़ है। तो टीकमगढ़ क्वेश्चन पूछ देगा, टीकमगढ़ निम्न में से क्या है, तो भैया तो प्राकृतिक तालाब, यह क्वेश्चन दे दे निम्न में से प्राकृतिक तालाब का अच्छा उदाहरण है, तो कौन सा भैया, बुंदेलखंड का ना टीकमगढ़। और कृत्रिम रूप से जलाशय अगर पूछेगा, ये क्वेश्चन मुझे आने की ज़्यादा संभावना लग रही है। कृत्रिम जलाशय के उदाहरण के रूप में किसे बोलेंगे, तो उदयपुर का झील। तो क्वेश्चन दे देगा निम्न में से कृत्रिम जलाशय का उदाहरण है, तो उदयपुर के झील। उदयपुर के झील जो है वो कृत्रिम जलाशय का उदाहरण है, याद रखिएगा, उदयपुर कृत्रिम है। ठीक है, मतलब मानव द्वारा बनाया गया, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 5 बीघे से अगर कम जल हो तो उसको तमाई कहते हैं, यानी जो एरिया जिसमें 5 बीघा से भी पानी लगा हो तो उसको बोलेंगे तमाई है, तनी पानी है। ठीक है, और मध्यम आकार का होगा तो बंदी या तालाब कहेंगे, लेकिन बड़ा आकार का अगर झील होगा या मतलब बड़ा एरिया में अगर पानी लगा होगा तो उसको झील बोलेंगे, सागर बोलेंगे या समुद्र बोलेंगे। ठीक है ना, यानी कि बड़े आकार के जो जलाशय वाले क्षेत्र होते हैं उनको बोला जाता है झील, सागर या समुद्र, कुछ ही बोल सकते हैं, जैसे कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, मृत सागर है, बहुत सारे सागर है जो क्या है बड़े स्तर का जलाशय है। और वही एकदम छोटा स्तर का रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग उसको बोला जाता है तमाई, है ना, तमाई है तनी तनी पानी है। ठीक है, तमाई से याद रखिएगा तनी तरी। ठीक है, तनी तरी पानी है तो तमाई, और तन का ज़्यादा हो गया तो बंदी या तालाब बोलेंगे। ठीक है, बंदी या तालाब। अब जोहड़ लिखा है, जोहड़ एक प्रकार क्या है, छोटे चेक डैम है, तो छोटे डैम को क्या बोलेंगे, चेक डैम को बोलेंगे जोहड़। ठीक है ना, मतलब जल को जमा करने का, डैम क्या करता है, पानी को रोक के रखता है, जमा करता है, तो छोटे स्तर पर जो डैम हो उसको बोलेंगे चेक डैम, जिसका जोहड़ नाम है। ठीक है, अब बावड़ी क्या है, एक तो सामाजिक कुआं है, बावड़ी राजस्थान वगैरह क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो बावड़ी क्या हुई है, तो ये एक सामाजिक कुआं है जो मतलब पूरे समाज के लोग उसमें पानी उठाते हैं, सार्वजनिक कुआं हो गया। अब झालर क्या है, झालर एक कृत्रिम टैंक है, जो कृत्रिम मानव द्वारा बनाया गया जो टंकी होता है उसको झालर बोल सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम टैंक है, झालर क्या भैया, तो कृत्रिम टैंक है। ठीक है, उसका नीचे आएंगे तो जल मंदिर, सीढ़ी या सीढ़ीदार कुएं, तो आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे मंदिर होगा जिसमें देखेंगे यहाँ पर सीढ़ी ऐसे बना रहेगा, बहुत सारे सीढ़ी बना रहेगा, इस साइड में भी ऐसे सीढ़ी बना रहेगा। ठीक है, ऐसे आप लोग का सीढ़ी बना रहेगा, और नीचे में क्या होगा, यहाँ पर जलाशय होगा जहाँ पानी जमा हो रहेगा, चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी रहती है, इधर से भी बना रहता है, इधर से भी बना रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं लोग, उस एरिया को बोले जाएंगे जल मंदिर या सीढ़ीनुमा मंदिर। उस तरह से बहुत सारे देखेंगे, है ना, उसको बावरी, बादली और बावड़ी भी कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। याद रखिएगा, पूछेगा निम्न में से जल मंदिर का उदाहरण कौन है, तो बाव। और ये बाव जो है ना वो नोट पर दिया गया, फोटो पर ना, सिक्के पे क्या बोलते हैं उसको, नोट पर पीछे आपको दिया गया है। ठीक है, रानी का वाव जिसमें लिखा गया है। ठीक है, अब कितने रुपए का नोट पे है, कितने रुपए के नोट पे दिया गया है, शायद उसमें कितने रुपए का दिया है, शायद एक जो 100 रुपये का जो नोट है, 100 रुपये का नोट, शायद उस पर दिया गया है रानी के जो वाव का फोटो। वाव मतलब वही हो गया जो उसमें देखेंगे तो इसे तालाब टाइप का दिखेगा, सीढ़ी टाइप का दिखेगा, नीचे पानी टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बाव, बावड़ी या बादली, बावड़ी कुछ ही बोल सकते हैं। तो बाव, बावरी, बादली और बावड़ी इसको बोल सकते हैं। और बावड़ी ऐसे कॉमन भी वर्ड होता है, वो ऐसे बोलने के लिए बच्चियों सबको। ठीक है ना, कोई ऐसे मजाक में बोलते रहता है बावड़ी। ठीक है, तो जल मंदिर, सीढ़ी या सीढ़ीदार कुएँ जो होते हैं, सीढ़ीदार जो कुएँ होते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, बाव बोल सकते हैं, बावड़ी बोल सकते हैं, या बादली बोल सकते हैं, या बावरी बोल सकते हैं, जो भी बोलिएगा बोल सकते हैं। रानी का वाव का फोटो भी अगर क्वेश्चन पूछ दे, पीआरटी में ज़्यादा चांस है पूछ देगा कि रानी के वाव जो है वो कितने रुपए के नोट पे है, तो 100 रुपये के नोट के पीछे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। नोट आपके पास होगा तो पलट के देखिए, दिख जाएगा आपको। अहमदाबाद के पास से अडाजल वाव है जिसमें 6 मंजिलें हैं। तो जो अहमदाबाद के पास में एक है अडाजल वाव, तो पूछेगा अडाजल वाव कहाँ भैया, तो अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद में, जहाँ की ये 6 मंजिला बना हुआ है, याद रखिए बहुत बड़ा हो गया है ना। मंदिर के जो कुएँ हैं जाकर पानी समाप्त होती है, बहुत अच्छा हो गया ये। इस
इन्हें जल मंदिर भी कहा जाता है, मतलब जहाँ जल जमा रहता है उस एरिया को जल मंदिर भी कहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे जल मंदिर देखने के लिए आप लोग मिल जाएंगे, है ना। और उसके बाद देखेंगे तो कुंड, कुंड मतलब क्या होता है ना, कुंड का अर्थ होता है भूगर्भिक टैंक, यानी कि भूमि के अंदर अपने आप से जो टैंक बन गया तो उसको कुंड बोलेंगे। जैसे हम लोग खुद से टैंक बना रहे हैं, चलो जैसे राजस्थान वगैरह तो उसको क्या बोला गया था, टंका बोला गया था, ठीक है। भूमिगत जल जो टैंक बनाया गया था भूमि के अंदर, भूमिगत मतलब होता है भूमि के भीतर जो बना दिए हैं आप हम लोग टंकी टाइप का। और कुंड क्या बोलेंगे, वो ऑटोमेटिक अपने से बना हुआ है गड्ढा टाइप का और उसमें पानी जमा हो रहा है तो उसको बोलेंगे लोग कुंड बोलेंगे, ठीक है। तो गौरी कुंड, सीता कुंड, याद रखिएगा। ब्रह्म कुंड ये काफ़ी फेमस है, ब्रह्म कुंड है जो आपका क्या बोलते हैं उसको, बिहार का राजगीर में है, ठीक है, जो कि गर्म पानी के लिए काफ़ी फेमस है ब्रह्म कुंड, ठीक है। तो सीता कुंड, गौरी कुंड, ये ब्रह्म कुंड, ये क्या है, ये सब कुंड है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है टंका, टंका क्या है, एक छोटा सा टैंक है। टंका क्या, अभी जस्ट हम लोग पढ़ा वही जो मानव द्वारा बनाया गया टंकी रहेगा उसको टंका बोलेंगे। ये चीज़ें ठीक थी। टैंकों को इरिस भी कहते हैं, टैंक जो होता है ना इसको इरिस भी कहते हैं। प्राचीनतम संरचना है, प्राचीन रूप से इसको इरिस भी कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कुहल, कुहल एक विशेषकर हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली, है ना, ये एक प्रकार की नहर है। कुहल पहली बात की ये क्या है, एक प्रकार की नहर किन क्षेत्र में पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है। तो पूछेगा कुहल क्या है, तो पहली बात कुहल है एक नहर, और ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान वाला जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। अब ये लिखा है गढ़, गढ़ क्या होता है, असम के राजाओं में वर्षा जल का संरक्षण करने तालाब कुंड बनाए थे। तो असम के जो राजाओं ने वर्षा जल का संरक्षण करने के लिए जो तालाब या कुएं बनाए थे उसको गढ़ बोला जाता था, ठीक है, गढ़ कहा जाता था, ठीक है। गढ़ बड़े नाले की तरह होते हैं, ठीक है। तो गढ़ क्या एक बड़े नाले की तरह जिसमें वर्षा जल को जमा किया जा सके, किसने बनाया था, तो असम के राजाओं ने बनाया था, बस याद रखिएगा। अब उसके बाद राष्ट्रीय जल नीति जो अप्रैल 2011 में आई थी उसको देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य था उस समय का। बस इसमें ये जानना हम लोग यही है कि जल दिवस जो है, विश्व जल दिवस देखेंगे तो किस तारीख को बनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। रियो डी जेनेरो जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कई बार बता चुका हूँ, जो ब्राजील का जगह है रियो डी जेनेरो, जो 1992 में बात की गई थी, उसमें विश्व जल दिवस की पहल रखी गई थी। और इसी समय एजेंडा 21 लाया गया था, एजेंडा 21 इसमें 21 की बातों पर मुहर लगा था। सारी चीज़ें उसमें बता चुका हूँ, आप सभी को पता है होना चाहिए, ठीक है। उस साइड में आएंगे तो इस साइड में देखेंगे तो ये 2008 का रिपोर्ट है, उसको हम लोग को जानने की खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब पुराना रिपोर्ट है। इस पेज में आएंगे, इसका हालांकि मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम अपलोड कर दूंगा। बार बार आप लोग कमेंट करते हैं कि अपलोड नहीं करता हूं, थोड़ी सी किसी काम में बिजी हो जाता हूं तो नहीं अपलोड कर पाता हूं, लेकिन कर दूंगा, आप लोग घबराए नहीं, पीडीएफ अपलोड होगा, जरूर होगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे और क्वालिटी का भी बात हो रहा था, तो क्वालिटी का भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे 240 से लेकर जितने भी क्वालिटी होते हैं सब क्वालिटी में आए। अब हालांकि बहुत सारे वीडियो क्वालिटी में आ जाता है, लेकिन वीडियो जब मेरा कभी कभार पता नहीं ये चीज़ें कभी सिर्फ 360 में और ये 720 में ही आ रहा है, तो सीख रहा हूँ धीरे धीरे चीज़ें कि कैसे इसको किया जाए, और तो हो जाएगा धीरे धीरे। वर्षा संग्रहालय एवं अनुसंधान केंद्र, तो वर्षा संग्रहालय एवं अनुसंधान केंद्र देखा जाएगा तो वर्षा का मशहूर सोहरा में अब वर्षा संग्रहालय एवं अनुसंधान है। तो कहाँ भैया, सोहरा में है, ठीक है। पहले जो था ये था चेरापूंजी के मेघालय में था, मेघालय में के नाम मतलब पहले इस स्थान को चेरापूंजी यानी मेघालय के नाम से जाना जाता था। अब इस स्थान को सेहरा यानी कि सोहरा के नाम से जाना जाता है, बस इतना सोहरा। वर्षा जल क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वर्षा संग्रहालय एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ, तो सोहरा। पहले यह स्थान पहले चेरापूंजी मेघालय के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नीचे आ जाइए, राष्ट्रीय जल दिवस देखेंगे। देखिए वो विश्व जल दिवस था 22 मार्च को, ठीक है, जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है वो जल दिवस है, विश्व जल दिवस। लेकिन राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है भीमराव अम्बेडकर साहब के योगदान की वजह से। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किनका योगदान रहा जल के योगदान में, जल संबंधित जल के प्रबंधन में निम्न में से किनका योगदान रहा, ठीक है। तो किनका रहा, तो भीमराव अम्बेडकर का योगदान ज़्यादा रहा है। इसी की वजह से इनका जन्मदिन जो हुआ था, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। पहली क्वेश्चन की भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल को, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। और दूसरा कि इनका जल संग्रहण या जल संसाधन प्रबंधन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसीलिए इनके ही डेट ऑफ बर्थ में यानी 14 अप्रैल के हिसाब से ही जल दिवस मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय जल दिवस। क्या चीज़ें आप जानते थे, बिल्कुल नहीं जानते होंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो इस चीज़ों को, यही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, यही चीज़ें तो इसमें कमाल की दी रहती है, जो चीज़ें आपको जानने की खास जरूरत है, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट 9 नंबर, और 10 नंबर चैप्टर जो है आज ही डाल दूंगा। कोशिश करूँगा आज कम से कम 5 चैप्टर लूँगा, चाहे कितना भी समय लगे, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन आज आप लोगों को कोशिश करूँगा 5 चैप्टर को अपलोड कर दूँ, ताकि जो आपकी समस्या आ रही है बार बार कि
जल्दी इसको कंप्लीट जल्दी कीजिए, वो चीज़ें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक जितना भी वीडियो देखे हैं आप सभी को वीडियो ये बेहतर लग रहा होगा। और आप सभी वीडियो अगर लास्ट तक देखते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए, ताकि उससे हमें पता चलते रहे कि लास्ट तक आप देख रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में आप सभी से बस इतना ही आग्रह करूँगा कि आप सभी वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और PDF को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए। और आपके पास जो भी किताब होगा, NCERT हो या बिहार बोर्ड का हो, आपके पास अगर हार्ड कॉपी यानी किताब मौजूद होगा तो उसको जितनी बार हो सके पढ़िए। और बहुत जल्द इसका मैं MCQ सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। बहुत जल्द के मतलब क्या है कि आज हो सकता है कि नाइट से मैं शुरू कर दूँ, कंफर्म हो सकता है कि शुरू कर दूंगा नाइट से। कुछ क्वेश्चन का सीरीज चलाया जाएगा। इतने क्वेश्चन को बनाना है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और वो 40 नंबर GS का, कि आप सभी को इतना ज़्यादा मैं क्वेश्चन बनवा दूंगा और वो सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आएगा, क्योंकि थ्योरी क्लास में बहुत डिटेल से करा रहा हूँ तो सारे क्वेश्चन समझ आएगा। तो बाकी सारी बातें होती रहेगी फिर लंबी। कभी नेक्स्ट चैप्टर अभी जस्ट कोशिश करूँगा थोड़ी देर में अपलोड करने के लिए, वो भी बन जाएगा तो उसको भी अपलोड कर दूँगा। तो यहीं पर करते हैं वीडियो का एंड। आप सभी का फिर वापस मिलेंगे आप सभी से। तो यहीं पे वीडियो किया जा रहा है एंड। फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।